बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। वैसे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन मैं आपको एक तकरीर सुनाना चाहूँगा जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब की है और जिसके बहुत चर्चे सोशल मीडिया पे उसको बहुत देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। जाहिर है आपने उनकी दबंग गुफ्तगू सुनी और वैसे तो वो वकील बहुत ही शानदार हैं और ये वही वकील हैं जो सुनीता कौंसल के वकील थे मखसूस नशिस्तों के केस में और जिसमें काजी फायसल साहब उनको बात नहीं करने दे रहे थे, बहुत बदतमीजी की काजी साहब ने। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब के हवाले से कुछ चीज़ें शायद हमारे देखने वालों को उस तरह से पता ना हो कि काजी फाइज ईसा साहब का जब रेफरेंस उनका आया था अनडिक्लेयर्ड, उनके जो असासे और जदादें पकड़ी गई थी जिनको उन्होंने और उनकी अहलिया ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था और आज तक उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, उस केस में फैसल सिद्दीकी साहब ने जो लीगल ओपिनियन अपना दिया और जिस तरह से उस फैसल सिद्दीकी साहब ने काजी फाइज साहब को सपोर्ट किया था अपने आर्टिकल्स के जरिए, अपनी मतलब लीगल राय के जरिए, तो मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़े जो तीन जो कानूनी दिमाग हैं जिन्होंने उस वक्त काजी साहब को सजेशंस दी और काजी साहब को बचाने में उनका किरदार था, उनमें से एक फैसल सिद्दीकी साहब हैं। और फैसल सिद्दीकी साहब के हवाले से मैं आज से नहीं बल्कि जो लोग मुझे कोई 4-5 साल से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो ये बात जानते हैं कि मैं 2018-19 से फैसल सिद्दीकी साहब की बहुत तारीफ करता हूँ कि बहुत लाइक वकील हैं, बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ पेश होते हैं और मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत पसंद है जिस तरह से वो केस लड़ते हैं। उनके 2-3 केसेस को लेकर बहुत उन पे तनकीद हुई जो काजी साहब के सामने उनके थे, लेकिन मसला यह है कि काजी साहब जो हैं वो तो बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं और करते थे, तो फैसल सिद्दीकी साहब आगे से उस तरह से उनके साथ नहीं करते थे। एक हया होता है, एक प्रोफेशनल वकील का ये काम नहीं होता कि वो इस तरह से कोर्ट में खड़े होकर जजेस के साथ बदतमीजी करे जिस तरह से काजी साहब करते थे। लेकिन आज की जो उनकी स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने काजी फाइज ईसा को पागल आदमी करार दे दिया है, उन्होंने सख्त गुफ्तगू किया है, उन्होंने सख्त तकरीर की है। वो तकरीर तो आप सुनिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गो के मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स टूट चुके हैं। अब मैं आपको एक अहम इंफॉर्मेशन दे दूं कि तहरीक इंसाफ के जो बैरून मुल्क अहम रहनुमा हैं उन्होंने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर जिनके जिम्मे था कि उन्होंने सेनेटर्स को जो है वो सिक्योर रखना है और कोई सेनेटर ना टूटे, उनसे उन्होंने रब्ता किया और उनको उन्होंने कहा कि हमारी इत्तला यह है कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स जो हैं वो टूट चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 सब अच्छा है, सब कंट्रोल है, सब ओके है और वो दोनों सेनेटर पाकिस्तान नहीं है। तो मेरी इत्तला यह है कि पीटीआई के जो बाहर रहनुमा मौजूद हैं उन्होंने अब अहम शवाहिद उस शख्सियत के सामने रखे हैं कि जनाब ये है वो शवाहिद, ये दोनों पाकिस्तान आ चुके हैं और उस साहब जिसके जिम्मे था कि उसने सेनेटर्स को सिक्योर करना है और उनको गद्दारी नहीं करने देनी, वो या तो बेखबर थे, अगर बेखबर थे तो उनकी नाअहली और नालायकी है और इमरान खान की पीठ में चोट भोंकने के मुताबिक है, और या दूसरा फिर यह है कि उनके वो अली बिन गंडापुर के भी बहुत करीब हैं, तो दूसरा उनके ऊपर शक ये किया जा रहा है कि वही जो है वो सेनेटर पूरे करके दे रहे हैं हुकूमत को जो कि इस वक्त फंसी हुई है सेनेट में। और अब मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि उन 2 में से एक सेनेटर को वापस लाने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह से वापस आ जाए तहरीक इंसाफ में, और एक सेनेटर के हवाले से बताया जा रहा है कि उसका कंफर्म हो गया कि उसके नून लीग से मामला जो है वो तय हो गए हैं, पैसे जैसे ईच एंड एवरीथिंग तय हो गई है और उस सेनेटर का नाम बताया जा रहा है कि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से पब्लिक कर दिया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ पब्लिक करती है नहीं करती, किस वक्त करती है यह पता चल जाएगा। मेरी बार यही है कि आज उसका नाम जो है वो तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद रहनुमा है वो पब्लिक कर देंगे, क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद आम रहनुमा है जो नजरियाती तौर पर इमरान खान के साथ हैं वो बहुत बड़ा है तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है, कंप्रोमाइज क़यादत, और वो ये कह रहे हैं कि एनफ इज एनफ। अब हम पार्टी नज़म को नहीं देखेंगे, हम इमरान खान से अपनी वफादारी को देखेंगे और कमिटमेंट को देखेंगे और हम पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि जो फिर इस तरह के लोग हैं जो इस वक्त बिक चुके हैं उनके ऊपर अगर पाकिस्तान में मौजूद पार्टी रहनुमा कोई बात नहीं कर रहे तो बाहर से बात की जाएगी, उनको एक्सपोज किया जाएगा। मैंने कोशिश बहुत की है कि मुझे पता चल जाए कि उस सेंटर का नाम क्या है जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ आज अनाउंस करने जा रही है, लेकिन मुझे नहीं उनका नाम पता चल सका। मुझे भी बड़ी शिद्दत से इंतजार है, बल्कि मैंने तो ट्वीट भी किया कि तहरीक इंसाफ से अगर कोई उनका नाम बता दे मुझे तो मैं ये कमिटमेंट देता हूं कि जाहिर है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा सेनेटर उनका टूट चुका है। लेकिन ये बात अब कंफर्म है कि 2 सेनेटर तहरीक इंसाफ के टूटे हैं और उनमें से एक के बारे में तहरीक इंसाफ क्लियर है कि उसकी वापसी के कोई चांसेस नहीं है और उस सेनेटर से मामला नून लीग के तय हो गए। बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ जो गए थे अभी इस्लामाबाद से जो लाहौर गए थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उसमें 2 मकासद थे। एक मकसद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पीटीआई के उन 2 सेनेटर से मिलना था जिनको उन्होंने कमिटमेंट देनी थी, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने, जो भी उनके साथ मामला थे उसके ऊपर। और दूसरा फिर मियां साहब एक और भी वारदात के लिए गए थे, उस वारदात की नई तफसीलात आई है वो आपको बताऊंगा। अब जरा आप सुने फैसल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू। फैसल सिद्दीकी साहब जैसा प्रोफेशनल
वकील, एक बड़ा तहम्मुल वाला वकील, अगर उसका सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त जवाब दे गया है तो आप अंदाजा लगाएंगे काजी साहब ने ऐसा क्या किया है कि मतलब फैसल सिद्दीकी जैसा प्रोफेशनल और जबरदस्त वकील जो है वो इस हद तक सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया है। और आज जो मैंने कराची में इनकी गुफ्तगू सुनी है, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है इनसे तो आप कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो है इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए कोई बहुत बड़ा अपना किरदार अदा करेंगे। जब तक इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं होती, कोई खबर बाहर नहीं आती, कोई उनका बयान नहीं आता, तब तक इनके हवाले से तो आप चैप्टर क्लोज समझें। जो तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि वो टूट चुके हैं, और एक एमएनए जो वो तो आप नाम जाहिर हर जगह आ गया, रियाज फतेहाना साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी कंफर्म है कि वो टूट चुके हैं। और ये जो 2 हैं सेनेटर, उनमें से एक का नाम जो है वो आ जाएगा। हाथ पे हाथ रख के पीटीआई वाले बैठे हैं, जो बाहर की आदत है, और जिसके जिम्मे था कि सेनेटर को तुमने बचा के रखना है, वो उसी के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि वो नून लीग को सेनेटर पूरे करके दे रहा है। अब पता नहीं उसने क्या उसकी चीजें होंगी और किस तरह होंगी, तो ये एक चीज है। और बाकी जो अब होप है वो मौलाना फजल रहमान साहब से है कि वो डटे रहें, जो उन्होंने कल खिताब किया, सख्त खिताब किया, और साथ अब इन वकला से फैसल सिद्दीकी साहब और इन वकला से जिन्होंने आज कराची में खिताब किए हैं, तो अब जरा आप सुनिए फैसल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू, और इंतजार कीजिए आप भी कि कब तहरीक इंसाफ के उस सेनेटर का नाम आता है जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ ने कंफर्म कर लिया है कि वो सेनेटर उनका टूट चुका है, बिक चुका है। और मेरी तो इत्तला यह है कि बहुत अहम इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ को मौसूल हो चुकी है। अब तहरीक इंसाफ जो कब पब्लिक करती है इस पर आपको अपडेट करेंगे। सुनिए जरा फैसल सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तकरीर शुरू करने से पहले हमारे प्रेसिडेंट आमिर विलायत साहब, जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अली चन्ना साहब, इफ्तिखार अली चन्ना साहब और तमाम मैनेजिंग कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ कि उन्होंने इतना लाइवली सेशन किया है, इतनी इख्तलाफ के साथ। ये तो असेंबली में भी नहीं होता, इसमें तालियां हो जाए एटलीस्ट यहाँ डिबेट तो हो रही है। जी 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 देखिए, हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं आपस में? हम झगड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारा मसला क्रिएट किसने किया। ये जो मसला चल रहा है कि एक इतनी बड़ी अमेंडमेंट बिल लानी पड़ रही है और नए चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन नहीं इशू हो रहा, ये किसी सियासी लीडर की वजह से नहीं हो रहा। इसमें किसी सियासी लीडर का कसूर नहीं है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ एक शख्स का कसूर है, वो है चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब। किसी सियासी लीडर को मैं ब्लेम नहीं करता। इस पूरी क्राइसिस को क्रिएट किया है क्योंकि काजी फायदी साहब की एक डिमांड है, मुझे नहीं निकालो। ये पूरी अमेंडमेंट का असल में प्रीएम्बल में लिख देना चाहिए, मुझे नहीं निकालो। तो देखिए, ना लड़ें आपस में, कॉन्सेंट्रेट करें। अगर ये शख्स में एरोगेंस नहीं होती, किसी सियासी लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन का मुहाफिज नहीं बनाया था, हमने इन चीफ जस्टिस साहब को बनाया था। और एक कुंजी रख के, दरवाजे खोल के, और गाना सुन रहे हैं रफी और आयशा भोसले का, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भला नहीं। भाई हमारा दिल भर गया है, आप जाएं छोड़ के। बड़े बदकिस्मत शख्स है। देखिए, ये शख्स इंतहाई बदकिस्मत शख्स है। इससे सारा पाकिस्तान मोहब्बत करता था, इससे वकला मोहब्बत करते थे, इसकी इज्जत करते थे। इसने वो सब गवा दिया, सब गवा दिया। मैं बताता हूं, और मैंने इनसे कहा भी है काजी साहब से, 26 अक्टूबर को इनमें से कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा जो अभी आपको कह रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बना देंगे। जॉन एलिया की वो बात याद आती है कि मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो याद रखें, देखिए, कोई बिलावल भुट्टो, कोई नवाज शरीफ, कोई जनरल हाफिज साहब, कोई किसी ने यह मसला नहीं क्रिएट किया है अगर इस आदमी में यह लालच ना हो।
इस आदमी में एरोगेंस ना हो। इस आदमी में एरोगेंस क्या है? इस आदमी में एरोगेंस ये है कि ये समझता है कि अगर ये नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वो हिफाजत नहीं करेगा। ये एरोगेंस है इसकी, और लालच आपको मालूम है। तो कॉन्सेंट्रेट करें कि आपस में ना झगड़ा करें। ये 26 अमेंडमेंट में जो भी कुछ है, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ इंतहाई बेवकूफाना बातें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों पे बात हो सकती है। लेकिन जिस बात पे कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती वो है कि काजी फाइज ईसा मस्ट गो, और इसके बाद उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई जुडिशियल पोस्ट नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर काजी फैज ईसा साहब कल 3 काम कर दें तो ये क्राइसिस डिफ्यूज हो जाएगा। पहला काम, भाई 10 दिन रह गए तुम्हारे जाने में, चेंबर वर्क करो जाके, क्यों कोर्ट में बैठ रहे हो? हैंड ओवर करो 5 सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट का वो। नंबर 2, सुओ मोटो लें या फुल कोर्ट बुलाएं और हुकूमत से क्या नोटिफिकेशन इशू करें। भाई तुम्हें कोई खाना नहीं दे सकता, क्योंकि जो खाना देते हैं फेयरवेल का वो चीफ जस्टिस देता है आने वाला, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अब तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा 25 तारीख को। अपने खाने के बारे में सोचो यार। और तीसरी चीज जो है वो जो करना चाहिए, देखिए बात ये, डोनेट से बेहतर ये है कि हबीब जालिब ने इनके बारे में कहा था, इन जैसे लोगों के बारे में कहा था कि लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। इनकी मोहब्बत में जो जख्म खाए, इनके ऊपर कंसंट्रेट करें, ना लड़ें। ये सब हमारे लीडर हैं। तीसरी बात कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेके और डिक्लेरेटरी जजमेंट देनी चाहिए कि भाई हर अमेंडमेंट्स की कोई पैरामीटर्स होती, वो दे दे। अमेंडमेंट पार्लियामेंट का हक है, उसको नहीं रोका जा सकता अमेंडमेंट करने, बट सर्टेन पैरामीटर्स। आखिर में मैं कहूंगा, देखिए एक तो कोशिश ये है, और ये सिर्फ इस चीफ जस्टिस की वजह से, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता सिवाय इसके, कोशिश ये है कि या तो ये अब इनको सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रखा जाएगा, तो ये अपने लिए नौकरी बना रहे हैं, वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मजबूर है ये पॉलिटिकल लीडर्स कि यार इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें, इसकी नौकरी बनाई जा रही है। अब काजी साहब को यह भी नजर आ रहा है कि शायद नौकरी भी ना मिले और सुप्रीम कोर्ट में भी ना रहे, तो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वही बच्चों की तरह, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। तो भाई मंसूर अली शाह साहब को खत्म करो। मंसूर अली शाह साहब को बाईपास करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा करवाना चाहते हैं सीनियरिटी वायलेट करके। तो देखिए ये है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ इनके लिए बन रहा है और कोई वजह नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। आप देखिएगा 25 के बाद जब इस अजाब से छुटकारा हासिल मिल जाएगा। नंबर 2, फिर अगर मेरा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तो मैं तबाह कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सैडली कुछ और जजेस भी बैठे हुए जो सियासी लीडरान को और औरों को कह रहे हैं हम हाजिर हैं। तो शुरू हुआ था मुझे क्यों निकाला, फिर आए काजी साहब मुझे नहीं निकालो। अब कुछ और जज साहब आ गए हैं जो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं या वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल के चीफ जस्टिस। अब वो एक और नारा लगा रहे हैं कि मुझे क्यों ना लाओ। तो इस चीज पे कंसंट्रेट करें। इसको भाई आपकी जरूरत नहीं है, वो गाना छोड़ दे आयशा भोसले का, वो गाना था इंडियन, ठीक है ना। आप जाएं प्लीज। और जो बाकी जज साहिबान हैं जो अपनी सीरीज डाल रहे हैं ताकि वो बाईपास कर दें मंसूर अली शाह से, उनको गुजारिश ये है कि अपना इंतजार करें, आपकी बारी आएगी। थैंक यू जी, थैंक यू।